टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। एक कॉइल इमेजिन कर लीजिए बेटा आप लोग, सपोज कीजिए ये एक कॉइल है, शेप आप जैसी चाहो मान सकते हो, लेकिन आप सबको पता है कि भाई हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से शेप मानते हैं, ठीक है, ताकि डेरिवेशन को आसान किया जा सके। तो आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल मान लिया PQRS, इसका नेमिंग कर लीजिए PQRS। आप जब भी इसका डायग्राम बनाओगे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओगे बेटा, बट पहले आप समझिए उसके बाद करने की कोशिश कीजिएगा। इसको आपने, इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इमेजिन कर लीजिए, इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रहा है, और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का जो आपने अप्लाई किया हुआ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज इट ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके से आपने अप्लाई किया हुआ है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट हेयर, और यहाँ इस वर्टिकल एक्सिस के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाता हुआ नज़र आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैं हॉरिजेंटल एरो लगा रहा हूँ हर जगह, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इज इट ओके। रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस लेंथ को L मान लीजिए और इसको क्या मान लो आप, B मान लीजिए। बोले इतनी बात तो क्लियर है। ये तो अजम्पशन से जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को लेकर चलनी होती है, ये आप सभी को पता है। ओके लेट्स स्टार्ट। आप इसे ऐसे सोचिए जैसे यहाँ एक नहीं बल्कि 4 कंडक्टर रखे हुए हैं, एक कॉइल नहीं है, यहाँ 4 कंडक्टर हैं, 4 स्ट्रेट कंडक्टर हैं, PQ, QR, RS एंड SP। इन चारों कंडक्टर पर आप पहले अलग अलग फोर्स कैलकुलेट कर लो, इज इट ओके। लेट्स स्टार्ट विद दैट। फोर्स ऑन कंडक्टर PQ, देखो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, BIL साइन थीटा होता है। बेटा ध्यान से सुनना इस बात को। व्हाट इज B, मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर सिंबल तो कुछ भी हो सकता है ना, इज इट ओके। तो अब इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना काम कर रहा है, B, I मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वक्त लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना होगा यहाँ पर, B के बराबर। सिंबॉलिकली उलझोगे तो नहीं ना, तो फोर्स कितना हुआ, BIB साइन थीटा। एम आई क्लियर एवरीवन। ऐसे ही आप फोर्स ऑन QR निकालिए, फोर्स ऑन QR देखना क्या आएगा, BIL साइन 90, और साइन 91 होता है तो ये वैल्यू हो गई BIL। ऐसे ही अगर आप फोर्स ऑन RS निकालते हो तो बोलो BIB साइन, एंगल कितना, एंगल कितना, देखो ये एंगल थीटा है, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल 180 माइनस थीटा। एंगल कितना लोगे अब, पता है ना क्यों लिया हमने, एंगल हमेशा 2 डायरेक्शंस के बीच में होता है, तो एंगल हो गया साइन 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया, और साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो BIB साइन थीटा। बेटा मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, सबको क्लियर है ना कि ये 180 माइनस थीटा क्यों लिया है। आपको बताया था कि एंगल देखने के लिए हमेशा एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर ड्रॉ करो, तो इस वक्त ये एंगल जनरेट हो रहा है, तो 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है। आप कहोगे सर थीटा ले लेते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, नो डाउट इस क्वेश्चन में तो कोई ज़्यादा फर्क दिखता नज़र नहीं आ रहा है। फ़र्क पड़ेगा किस बात पर, रोटेशन पर, उसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर। इसी तरीके से फोर्स निकालो आप SP पर, ये हो जाएगा अगेन BIL साइन 90, और साइन 90 फिर से 1 होता है, ये BIL के बराबर हो गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। यहाँ तक बोलो बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अब हम इन चारों फोर्सेज की डायरेक्शन देखेंगे बेटा। लेट्स सी द डायरेक्शन। अभी कुछ देर पहले भी हमने बात की थी, डायरेक्शन देखने के लिए देखो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो IL क्रॉस B है, IL क्रॉस B। तो आपने रोटेशन IL से B की तरफ देखनी है, मतलब मोटे तौर पे समझो तो I से B की तरफ देखनी है बस। देखिए इधर आइए, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ और ये इधर की तरफ, रोटेशन चेक करो, बोलिए क्या होगी, इज क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड।
ये एफ पी क्यू की डायरेक्शन होगी बेटा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब इधर देखो, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो हो गया वो परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया। मैंने इसको ना इस एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये अंदर की तरफ, राइट। इसी तरीके से अगर आप फोर्स आर एस पर देखो, अब देखो अब फर्क पड़ेगा रोटेशन का। एंगल अगर आपने इधर से लिया है तो फिर रोटेशन इधर से काउंट होगा। इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड चला जाएगा, एफ आर एस। सभी को पता है ना बेटा डायरेक्शन। रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। रोटेशन देखना आपने करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो इधर दिखा रहा हूँ, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। करंट जा रहा है इधर, तो करंट से आप मैग्नेटिक, देखो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, रोटेशन तो करंट से आप इधर देखोगे ना। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, करंट जा रहा है इधर और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, तो रोटेशन ऐसे चेक करोगे ना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, परपेंडिकुलर अपवर्ड आ गया। इधर देखना जरा, करंट से इधर की तरफ घूमोगे तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ जाएगा, एफ एस पी। तो ये परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया, ये परपेंडिकुलर अपवर्ड हो गया और ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया। डायरेक्शन चेक करो बेटा, सबको क्लियर आ रही है? बिल्कुल आराम से सोचिए आप इसके बारे में। अब हम लोग इनका रिजल्टेंट निकालेंगे बेटा, बारी बारी से समझना बात को। देखो यहाँ पे 4 फोर्स काम कर रही हैं, 1 2 3 4। पहले आप इन 2 फोर्स को देखो, एफ पी क्यू एंड एफ आर एस। इन दोनों फोर्स की वैल्यू देखो बेटा। पहले तो बी आई बी साइन थीटा, बी आई बी साइन थीटा वैल्यू एक जैसी है। दोनों की डायरेक्शन देखो, देखो ये ऐसे काम कर रहा है जैसे ये एक साइड दिखा दी हो मैंने आपको, क्यू आर साइड मान लो या पी एस साइड मान लो, कुछ भी है। इसमें एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ इस तरीके से, एफ आर एस, और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, एफ पी क्यू। वैल्यू दोनों की इक्वल है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, लाइन एक ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपने यही लाइन मेंशन करनी है यहाँ पर। सिंस फोर्स एफ आर एस एंड एफ पी क्यू आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। नोट करिए बेटा पहले इस लाइन को। अब बची 2 फोर्सेज आपकी, कौन कौन सी, एफ क्यू आर एंड एफ एस पी। आप इन दोनों फोर्सेस को देखो, वैल्यू तो इन दोनों की भी इक्वल है, डायरेक्शन इन दोनों की भी अपोजिट है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। देखो कैसे, ये साइड हो गई आपकी एस आर। बेसिकली अगर आप इस फोर्स को देखो, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड थी, ये ऐसे बैठे जैसे मेरा हाथ है और ये अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, और ऐसे ही यहाँ पर ये वाला फोर्स ऐसे काम कर रहा है जैसे ये बाहर आ रहा हो। इज इट ओके? ये कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ, और ये ऐसे बाहर की तरफ। अपोजिट तो है नो डाउट, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको ये एरो दिखाए थे भाई, एक ये एरो और एक ये एरो, जस्ट कि भाई आप इस बात को समझ सको। देखो मैं इसमें एरो अंदर की तरफ तो दिखा नहीं सकता ऐसे, ना ही ऐसे बाहर निकाल के दिखा सकता हूँ, तब तो मुझे 3D डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है। तो प्लेन में है, तो जो अंदर वाली फोर्स है ना एफ क्यू आर, मैं उसको ऐसे दिखा देता हूँ, और जो बाहर वाली फोर्स है एफ एस पी, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। वैल्यू दोनों की इक्वल, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम नहीं है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रही हैं। और जब कभी ऐसा होता है तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, कपल फॉर्मेशन, कि हम क्या कहेंगे, एक कपल बन रहा है। कपल का मतलब होता है पेयर ऑफ फोर्सेज, मोटे तौर पे बोले बेटा। तो जब भी आपके पास 2 इक्वल, अनलाइक और पैरेलल फोर्सेज हो जिनका अलग लाइन ऑफ एक्शन हो, तो वो एक टॉर्क पैदा करते हैं। याद है आपको चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी आपने यही कुछ बात पढ़ी थी।
टॉर्क ऑन ए डाइपोल जब पढ़ा था वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आया था। इज इट राइट? तो ये लाइन नोट कीजिए आप सभी, लिखिए। सो बेटा इन फोर्सेस ने, क्योंकि ये इक्वल अनलाइक है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो एक टॉर्क पैदा कर दिया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क? बोलो बेटा, टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सभी को आता है ना ये कैलकुलेशन करना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए यहाँ से ध्यान देते हैं। फोर्स तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। एंड व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। अगर मैं इसे नेमिंग कर दूं, लेट इट विल बी टी, तो अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई ना भाई, यही तो मानी हुई है आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपकी साइड एस आर की डायरेक्शन। तो व्हाट अबाउट दिस एंगल नाउ? थीटा। एग्री? ये डायग्राम से देखो ना बेटा, ये जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, यही तो बनाई है मैंने। ये साइड पी क्यू है, पी क्यू, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है ना, तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी। तो ये मैंने एस आर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं इसको पी क्यू लिख दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इन दो लाइनों के बीच का एंगल थीटा मान रखा आपने। ओके, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एस टी। तो फोर्स तो हो गया एफ एस पी या एफ क्यू आर, कोई भी फोर्स ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस टी। तो ये जो एक ट्रायंगल बन गया आपका, इससे आप एस टी की वैल्यू निकालो। व्हाट इज एस आर? एस आर की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, बी के बराबर माना हुआ आपने, तो इट इज बी, ये आपको निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलो किसके बराबर होगा? एस टी अपॉन बी, किसके बराबर बेटा? कोस थीटा के बराबर। तो एस टी की वैल्यू बी कोस थीटा, एस टी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? बी कोस थीटा। भाई मैं अकेले बोले जा रहा हूँ, समझ तो आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये चीज़ तो क्लियर है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसे कहते हैं? अगर आपकी ये दो लाइनें हैं तो इन पर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एक फोर्स आपका ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, तो इसका लाइन ये है, इसका लाइन ये है, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल पर तो यही डिस्टेंस बनेगा ना। आप कह सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, इज इट ओके? आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो मैंने उस डायग्राम के हिसाब से एंगल क्रिएट किए, थीटा एंगल आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कोस थीटा, तो बेस की डेफिनेशन बी कोस थीटा आ गई। बोलो क्लियर? अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करो बेटा, एफ एस पी किसके बराबर है? बी आई एल के बराबर, और एस टी की वैल्यू आ गई बी कोस थीटा। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके बराबर होता है? एरिया के बराबर, एरिया ऑफ द कॉइल। तो कैन आई राइट इट बी आई ए कोस थीटा, बी आई ए कोस थीटा। बोले कोई डाउट? इतना मैथ सबको क्लियर आ रहा है? चलिए करिए आप इसको। देखो वर्टिकल लाइन के अलोंग यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब कॉइल जो है इस डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो फिक्स रहेगी, किधर भी नहीं जा सकती, नेट फोर्स जीरो है, ऊपर नहीं जा सकती, नीचे नहीं जा सकती। लेकिन साइड वाली फोर्सेज इसमें टॉर्क पैदा कर रही हैं, तो अब ये कॉइल अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देगी। दिस कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। अच्छा आप ये सोच रहे हो सर हम ये पढ़ रहे हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं? तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत जगह है। आप लोगों ऊपर ये पंखा चल रहा है, ये जो पंखा चल रहा है ये भी तो इसी इफेक्ट की वजह से है। इट ओके? घरों में मोटर होती हैं, वो रोटेट करती हैं, उसके पीछे भी यही इफेक्ट काम कर रहे हैं। एम आई क्लियर? तो बहुत सारे इफेक्ट आपके सामने इन चीज़ों की फॉर्म में आ जाएंगे। तो आपने जो कैलकुलेशन की ना, तो कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि टॉर्क यहाँ पर पैदा हो गया है। और टॉर्क की वैल्यू निकाली आपने बी आई ए कोस थीटा। सपोज करो यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स होते, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल टॉर्क कितना हो जाता भाई? फॉर n नंबर ऑफ टर्न, टॉ इक्वल टू n आई बी ए कोस थीटा।
फॉर n नंबर ऑफ टर्न इट इज इक्वल टू NIBA cos थीटा। अब जरा यहाँ से आगे सोचो आप, चलो एक बार इसे करो, फिर मैं रब करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। NIBA cos थीटा, मैंने बाकी पोर्शन रब कर दिया है। आप इसके बारे में जानते हो, NIA कहीं पढ़ा है बेटा ये नाम? NIA इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पढ़ाया था ना मैंने। करंट लूप एज ए मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात हुई थी ना। तो M इक्वल टू NIA, सो टो कैन बी रिटन एज MB cos थीटा, वेयर M किसके बराबर हो गया? N इंटू I इंटू A इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉ इक्वल टू MB cos थीटा, और M हो गया आपका NIA मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा अब देखिए, आप और हम सभी जानते हैं टॉर्क वेक्टर होता है, लेकिन यहाँ cos थीटा आ रहा है, तो ये तो कुछ और ही इंडिकेट कर रहा है। cos थीटा कौन से प्रोडक्ट में बनता है? डॉट प्रोडक्ट में, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो ये रिजल्ट तो कुछ ऐसा इशारा कर रहा है जैसे कि टॉ इक्वल टू M डॉट B हो गया, लेकिन रियल में तो टॉर्क वेक्टर होता है। तो समथिंग इज रॉन्ग, या तो हम कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, या कुछ ऐसी बात है जो हम मिस कर रहे हैं। तो वो बात सुनिए, क्या मिस कर रहे हैं हम लोग। वो चीज़ ये है, यहाँ पर एंगल है M वेक्टर और B वेक्टर के केस में। M वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड होती है। मैं उधर की तरफ नहीं लेकर चलता, आपको एक मोटे से तौर पर समझाता हूँ। M एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन हम एरिया वेक्टर के हिसाब से सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें A आ रहा है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होती है। तो इसका मतलब मुझे एंगल जो लेना चाहिए था वो नॉर्मल आउटवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेना चाहिए था, लेकिन मैंने एंगल किसके साथ लिया है? प्लेन के साथ लिया है। देखो, मैंने एंगल इस कॉइल के प्लेन के साथ लिया है। एंगल लेना चाहिए था नॉर्मल आउटवर्ड के साथ, यानी कि ऐसे इस वाली लाइन के साथ। मैं आपको अलग से डायग्राम में समझाता हूँ। ये आपकी साइड है PQ, मैंने इसे हॉरिजॉन्टल दिखा दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। हमने एंगल ये लिया हुआ है क्योंकि ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, राइट। लेकिन एंगल लेना हमने किसके साथ था? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल होती है। तो हमने एंगल लेना था नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, यानी कि इस लाइन के साथ, लेकिन एंगल कंसिडर किया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। इज इट ओके? तो अब इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल क्या हो गया? अल्फा हो गया। अब ये एंगल अगर अल्फा हो गया तो कैन आई राइट थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा? बोलो, कर सकता हूँ ना? तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो टॉ देखो बेटा किसके बराबर आ जाएगा? MB कोस 90 माइनस अल्फा, और कोस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा के बराबर होता है MB साइन अल्फा। दिस इज टॉ, टॉ इक्वल टू MB साइन अल्फा। अब आपके पास प्रॉपर एंगल आ गया है। जुटोगे? अब आप ये कहोगे सर फिर आपने शुरू से इसको अल्फा वहाँ से क्यों नहीं ले लिया? बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन मे भी ये पॉसिबल होता कि आपको ये फोर्सेस के डायरेक्शन समझ में ना आते। इसीलिए मैंने पहले आपको पूरा डेरिवेशन विद द प्लेन करवाया है। बाद में एक ही लाइन तो बदलनी है, वहाँ हर बार हमें कुछ अलग सोचना पड़ता, बजाय उसके लास्ट में एक ही बार अलग सोच लें। बोले कन्वर्जन क्लियर हुआ? सो अब देखो A क्रॉस B की तरह बन नहीं गया। सो कैन आई राइट टॉ इक्वल टू नाउ M क्रॉस B, और M जो है NIA होता है, तो आप चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो NIA क्रॉस B। तो ये है बेटा आपका टॉर्क की बात। सो अब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बता दो बेटा क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing vector M and vector B. So लिखिए, so the direction of torque will be perpendicular to the plane containing vector M and vector B. Case 1,
इफ अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, तो बोलो टॉ किसके बराबर होगा? 0 आ जाएगा भाई। किसी भी बॉडी पर फोर्स 0 हो जाए, किसी भी बॉडी पर टॉर्क 0 हो जाए, इसका सीधा मतलब इक्विलिब्रियम से होता है। अगर फोर्स 0 है तो ट्रांसलेशनल और टॉर्क 0 है तो रोटेशनल। इज इट ओके? सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में रहना ही रहना है। तो यहाँ पर अगर टॉर्क 0 है इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, बट द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो है लेकिन आप सब जानते हो इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है बेटा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। नाउ केस सेकंड, इफ अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री देन टॉर्क इज अगेन 0, साइन 180 भी 0 होता है, अगेन इक्विलिब्रियम इज देयर, बट दिस इक्विलिब्रियम इज नेम्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। And the last one, case third, if alpha equal to 90 degree, so tau comes out to be NIBA sin 90। sin 90 कितना होता है? 1 के बराबर। तो NIBA दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। तो जिस वक्त अल्फा 90 होगा तो उस वक्त उस बॉडी पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा, और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है बेटा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, सच टाइप ऑफ फील्ड इज सेड टू बी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, करिए इसे नोट। हाँ वही बता रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर जरूर आप इंश्योर करना बेटा। मान लो मेरे पास 2 कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है, एक स्क्वायर कॉइल है, तीसरी भी मान लो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अगर तीनों कॉइल का एरिया सेम है तो तीनों कॉइल पर टॉर्क भी सेम होगा। वट एवर भी द शेप ऑफ कॉइल इज, उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोवाइडेड द एरिया इज सेम। ये बात क्लियर? पॉइंट नंबर 2, जब आप इसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि मुझे जो एंगल लेना है इट मस्ट बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। इट मस्ट बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, तभी अल्फा लेना। मान लो किसी केस में एंगल आपको विद द प्लेन ऑफ द कॉइल दे रखा हो तो आप उसे 90 में से पहले माइनस कर लेंगे। इज इट ओके? या फिर फॉर्मूले में साइन की जगह कोस यूज कर लेंगे। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। जब आप न्यूमेरिकल करते हो, इसके न्यूमेरिकल करते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, वह है एंगल सिलेक्शन, कि एंगल आपको विद द प्लेन या विद द नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है। आपको तो सिर्फ ये मतलब होता है एंगल गिवन है, बस पुट कर दो, फॉर्मूला पता है मुझे, NIBA साइन अल्फा होता है, वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एंगल आपने किसके साथ लेना है? विद द नॉर्मल टू द प्लेन लेना है। मान लो आपको प्लेन के साथ एंगल दिया हुआ है तो आप उसे 90 में से माइनस करोगे, या फिर विद द प्लेन जब एंगल दे रखा होता था, आपको याद है फॉर्मूले में साइन की जगह क्या आता था? कोस आता था, तो फिर आप कोस वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन मैं तो आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप अपने दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूले को सेलेक्ट करके चलो कि भाई टॉ इक्वल टू NIBA साइन अल्फा होता है, कोस अल्फा नाम का कोई, कोस थीटा नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है। दैट्स ऑल, ताकि आप हमेशा परेशान ना रहें। तो एंगल मस्ट बी एंश्योर्ड कि ये विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल रहना चाहिए। विद द प्लेन ऑफ कॉइल है तो एंगल आपने 90 में से माइनस करना है। एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर देखते हैं बेटा। A circular coil of 20 turn and radius 10 centimeter is placed, and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of coil. If the current in the coil is 5 ampere,
देन व्हाट इज द नंबर 1 टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल, नंबर 2 टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, नंबर 3 एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ओके नाउ सी इट बेटा एवरीवन। सबसे पहले देखो क्या कह रखा आपको, एक सर्कुलर कॉइल है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 20, तो n हो गया 20 के बराबर। सर्कुलर कॉइल नंबर ऑफ टर्न 20। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये टर्म्स तो आपके पास अवेलेबल है, n 20 हो गया, r 10 सेंटीमीटर हो गया, उससे एरिया निकाल लिया, b और i बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू आपको गिवन है। अब सोचिए एंगल, बेटा अल्फा कितना है, बस यही तो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या लिखा हुआ है, वर्ड पढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ये प्लेन ऑफ द कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल है, मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल है, और हमारा एरिया वेक्टर किधर होता है, वो भी तो इधर ही होता है ना। तो बोलो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। बोलिए आर यू सेटिस्फाई नाउ। एंगल किसके साथ लेना आपने, नॉर्मल के साथ लेना है। ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये नॉर्मल हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। एंगल कितना हुआ बेटा यहाँ पर, अल्फा हो गया 0 डिग्री। सो टॉ की वैल्यू बोलो बेटा, पहला क्वेश्चन टोटल टॉर्क NIBA साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 0 है तो टॉर्क कम्स आउट टू बी 0, NIBA साइन 0 बिकम्स 0। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता था, बोलिए ये कंडीशन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में से कौन सी इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रही है, बताओगे अब आप, स्टेबल इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रही है। नंबर 2 क्या पूछा है सेकंड पार्ट में आपसे, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स तो 0 होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस है। अभी डेरिवेशन करते वक्त भी हमने इस बारे में बात की थी कि व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल, दैट इज ऑलवेज 0 अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो। नंबर 3 आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर एवरेज फोर्स कितना लग रहा है। तो बोलो एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना हो तो BeV साइन थीटा होता है, BeV साइन थीटा होता है। अब यहाँ थीटा पर से ध्यान दीजिए भाई, ये जो थीटा था ये विद द प्लेन था, ये थीटा क्या था, विद द प्लेन। देखो वो जो फोर्स वाला फॉर्मूला था ना, उसमें एंगल तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन के साथ था, वहाँ तो कोई नॉर्मल वॉर्मल तो कुछ था नहीं, तो इस केस में थीटा हो गया 90 डिग्री। रिमेंबर इट, टॉर्क के केस में नॉर्मल टू द प्लेन है, लेकिन यहाँ जब फोर्स की बात है तो यहाँ विद द प्लेन है, तो इसलिए यहाँ थीटा 90 होगा और साइन 91 होता है, तो आप खाली इस फोर्स को क्या लिख सकते हो, BeV के बराबर लिख सकते हो। कैन आई राइट इट, साइन 91 होता है, राइट। अब आगे सोचिए आप जरा, थोड़ा सा आगे सोचो बेटा, इसमें आगे की तरफ क्या रहेगा, एक सेकंड बेटा। तो F इक्वल टू BeV साइन थीटा, थीटा इसमें 90 हो गया, तो F इक्वल टू BeV के बराबर रह गया। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई, वो है V। मुझे V गिवन नहीं है, तो V को I की टर्म में कन्वर्ट कर लो। अब जानते हो I इक्वल टू NEAV होता है, NEAV होता है, तो V किसके बराबर हो गया, I अपॉन NEA। यहाँ V को रिप्लेस कर दो, B इंटू E इंटू आई अपॉन NEA, E से E कैंसिल हुआ, B इंटू आई अपॉन N इंटू A। देखो B आपको गिवन है, ये रहा, I आपको गिवन है, ये रहा, लास्ट में 2 वैल्यू क्रॉस एरिया भी दे रखा था और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दे रखी थी। चारों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा बेटा। आंसर आता है इसका 5 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन, 5 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन। और एक और चीज़ गौर करना, एक और चीज़ गौर करना,
देखो यहाँ ई नाम की चीज़ ही ख़त्म हो रही है, ई नाम की चीज़ ही ख़त्म हो रही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कोई सा भी ले लो आप, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, सब पर बराबर एक जैसा फोर्स लगने वाला है। इज इट ओके? करिए इसे बेटा। सो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड मान के चलो 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इसके अंदर एक 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है बेटा, 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। एंड आई एम अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है 3000 गॉस जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने टॉर्क ऑन द कॉइल निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल। बोले क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? वैसे तो कई चीज़ें पूछ सकता है आपसे इस क्वेश्चन में कि इस कॉइल पे टॉर्क बताओ कितना होगा, ये बताओ इस कॉइल पे फोर्स कितना लग रहा है, ये बताइए। ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये सिचुएशन स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है या नहीं है, ऐसा भी कुछ पूछ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है? देखो जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है, बी 3000 गॉस, पहले तो गॉस के टेस्ला बनाओ। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, तो बी किसके बराबर हो गया? 3000 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और जेड एक्सिस के अलोंग है, तो कैन आई राइट इट के कैप? वेक्टर फॉर्म दे दो बेटा इसे। आपको सिर्फ वेक्टर फॉर्म क्यों दिया आपने? केवल इसलिए आपको वेक्टर फॉर्म से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना आ जाए। वैसे तो टॉर्क निकालना है, NIBA साइन एल्फ़ा लगाकर मैं निकाल सकता हूँ, अल्फ़ा एंगल ढूंढा जा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार आप अल्फ़ा एंगल ना देखकर क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को कोशिश करो, वो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तो जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस दे रखी है, तो कैन आई राइट इट के कैप, राइट? अब इसमें आप NIA की वैल्यू निकालो, NIA यानी कि M की वैल्यू निकालो। M बोलो, N कितना है? एक ही कॉइल है ना, करंट हुआ 12 एम्पियर, एरिया कितना होगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻4, तो कितना हो गया? 600। 600 इंटू 10⁻⁻4, तो कैन आई राइट इट 0.06 या 0.6 होगा आई थिंक, ठीक है ना भाई? 3 4 0.06 NIA एम्पियर मीटर स्क्वायर 0.06, और ये कितना होगा? अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूँ तो 0.3 टेस्ला के कैप, ऐसे लिख सकता हूँ। थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ओके? अब क्वेश्चन ये है कि ये भी वेक्टर लेना पड़ेगा मुझे अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? नॉर्मल तो होगी ही ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड। अब बोलो ये करंट कौन सी डायरेक्शन में? कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर क्या होगी? नॉर्मल आउटवर्ड। कौन सा प्लेन है ये? YZ प्लेन, तो इसका नॉर्मल होगा एक्स एक्सिस। आउटवर्ड है तो प्लस आई कैप, तो कैन आई राइट इट प्लस आई कैप? तो ये एम वेक्टर की वैल्यू आ गई बेटा, मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन ये। क्लियर? अगर ये क्लॉकवाइज होता तो माइनस आई कैप ले लेता। बस अब तो हो गई ना बात बेटा। सो टॉ इक्वल टू एम क्रॉस बी। एम कितना है? 0.06 आई कैप क्रॉस बी 0.3 के कैप। इनको मल्टीप्लाई करो, 0.018 आई कैप क्रॉस के कैप। बोलो आई कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर होगा भाई? इज इट जे कैप या माइनस जे कैप? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो दोनों आंसर आ गए आपके, वैल्यू भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गई। वैल्यू कितनी? टॉर्क कितना काम करेगा इस पर?
0.018 न्यूटन मीटर, और कौन सी डायरेक्शन में होगा, अलोंग वाई एक्सिस नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर? अगर फोर्स पूछा होता तो इसमें बोलोगे फोर्स, अभी तो किया, पिछला क्वेश्चन भी किया बेटा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई करंट कैरिंग कॉयल रखते हो और फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स कितना होता है उस पर, 0, तो टोटल फोर्स तो इस पर 0 ही रहेगा। इज इट ओके? क्या ये इक्विलिब्रियम है? क्या ये इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो टॉर्क 0 तो है नहीं, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम तो नहीं है। इज इट ओके? करिए बेटा इस क्वेश्चन।